नमस्कार, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लक्ष्य सीरीज़ को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लक्ष्य सीरीज़ का मकसद क्या है? यूपीएससी पीटी 2022 के पहले पिछले एक साल के करंट अफेयर्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट में हैं हम इस समय, बाकी के सेगमेंट पूरे हो चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में भी 2 एपिसोड्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए और देख सकते हैं। तीसरा एपिसोड ये है, आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें खास हैं जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं तोलकाप्पियम के बारे में। तोलकाप्पियम आपने पढ़ा भी होगा। पिछले साल केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने तमिल साहित्य तोलकाप्पियम के हिंदी अनुवाद का प्रकाशन जारी किया था और इसलिए ये काफ़ी चर्चा में था। तोलकाप्पियम जैसे ही नाम आए आपको ध्यान पर आना चाहिए संगम काल। ठीक है, संगम काल से रिलेटेड है ये। इसके रचयिता तोलकाप्पियर हैं, मतलब रचयिता और रचना के नाम में सिर्फ एक अक्षर का अंतर है, म और र। तोलकाप्पियर और रचना क्या है? तोलकाप्पियम। ठीक है, वर्तमान में मौजूद सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तो ध्यान पर क्या रखना है? सबसे प्राचीन और दूसरा कि व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो व्याकरण शब्द यहां पर इंपॉर्टेंट है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तमिल साहित्य में संबंधित मौजूदा सबसे लंबा भी ग्रंथ है ये। ठीक है, तो संगम काल में इसको कहते हैं कि संगम द्वितीय, मतलब सेकंड संगम, या पहली शताब्दी बीसीई या फिर उससे भी पुराना ये ग्रंथ है। अब ये बात समझने के लिए हमें थोड़ा सा संगम काल को समझना पड़ेगा। 300 बीसीई से लेकर 300 ईस्वी तक, मान लीजिए ईस्वी तक संगम का स्प्रेड माना जाता है। ठीक है, इस दौरान यहाँ जो शासन हुआ वो चेर, चोल और पांड्य ने किया इस रीजन में। ठीक, तो इस दौरान 3 संगम हुए। संगम काल का नाम संगम काल क्यों है? संगम शब्द का मतलब है कवियों की सभा, कवियों की सभा। ठीक है, तो इसमें 3 कवियों की सभा हुई, मतलब 3 संगम हुए। ठीक है, पहला संगम हुआ मदुरै में। ठीक है, दूसरा हुआ कपाटपुरम और तीसरा संगम हो गया फिर से मदुरै। तो ध्यान ये रखना है कि इन तीनों संगम में पहले में कोई ग्रंथ अवेलेबल नहीं है, या तो लिखा नहीं गया या फिर अवेलेबल नहीं गया, निर्माण नहीं हुआ या अवेलेबल नहीं है। तीसरे के ज्यादातर जो ग्रंथ हैं वो नष्ट हो चुके हैं या फिर बहुत सीमित मात्रा में है। दूसरे का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो है व्याकरण ग्रंथ, जिसके बारे में अभी आप पढ़ रहे हैं। किसका लिखा हुआ है? तोलकाप्पियर का, और ग्रंथ का नाम है तोलकाप्पियम। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सेकंड संगम में इसे तैयार किया गया है। ठीक, इसीलिए लिखा है कि संगम द्वितीय, मतलब सेकंड संगम, या पहली शताब्दी बीसी या उससे भी पुराना ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 3 भाग हैं, इसमें 9 सेक्शन हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें प्रत्येक एझुतु यानी वर्ण, कोल यानी शब्द और पारुल यानी विषय से संबंधित है। मतलब 3 शब्द यहां इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। व्याकरण की बात हो रही है तो इस ग्रंथ में क्या क्या है? वर्ण, शब्द और विषय। तो वर्ण को कहते हैं एझुतु, शब्द को कहते हैं कोल और विषय को कहते हैं पारुल। ठीक है, अन्य द्रविड़ साहित्य में 2 नाम आपको कभी नहीं भूलने हैं और उन 2 का नाम है शिल्पादिकारम जो लिखा था इलंगो अदिगल ने, और मणिमेखलय जिसको लिखा था सत्तनार ने। इन दोनों को तमिल महाकाव्य कहा जाता है और ये दोनों नाम आपको हमेशा याद रहना चाहिए। शिल्पादिकारम, इलंगो आदिगल और मणिमेखलय जिसे लिखा था सत्तनार ने। ब्रैकेट में जो नाम दिया गया है ये लिखने वाले रचनाकार का नाम है। आइए नेक्स्ट खबर है रानी गाइदिन्ल्यू के बारे में। ठीक है, कहीं कहीं गैंडिल्यू लिखा होगा, कहीं गाइदिन्ल्यू लिखा होगा,
तो उसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में रानी गाइदिन्ल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी। तो क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन है? बहुत, अगर माइन्यूट लेवल पर कभी क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आएगा। ये जगह क्या है, ये जिला केवल याद रखिएगा, तमेंगलोंग जिला है, जो कि जहां रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म हुआ था, और उनके गांव का नाम है लुआंगकाओ गांव। यहीं पर एक म्यूजियम, जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम है, इसकी आधारशिला रखी गई है। तो आपको जानना चाहिए रानी गाइदिन्ल्यू के बारे में। इनका नाता रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने अपने आप को आंदोलन में शरीक किया था, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हिराका आंदोलन। बहुत छोटी थी ये, 13 साल की थी, तभी हिराका आंदोलन में आ गई। हिराका आंदोलन दरअसल इनके भाई लीड कर रहे थे, उनका नाम था जदुनांग, ठीक है। तो जदुनांग के साथ इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया हिराका आंदोलन में, और उसकी नेता बनी। हिराका आंदोलन बेसिकली रिलीजियस एक आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था, जिसका मकसद था नागा जनजाति के जो उनकी मान्यताएं हैं उनको रीइस्टैब्लिश करना। तो हिराका आंदोलन पहले धार्मिक था, लेकिन बाद में धार्मिक से ये पॉलिटिकल आंदोलन में बदल गया, ठीक है। अब हुआ ये कि जदुनांग जो थे उनको बाद में ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, तो पॉलिटिकल हो गया। तो अंग्रेजों के खिलाफ जब हो गया तो जदुनांग को फांसी दे दी गई, और जदुनांग की मौत के बाद रानी गाइदिन्ल्यू ने हिराका आंदोलन को लीड किया, ठीक। तो नगा आदिवासी धर्म और नगाओं के स्वशासन पर बल था इस आंदोलन का, और असहयोग आंदोलन जैसा इसका कुछ कुछ बिहेवियर था। चलिए, और एक इंफॉर्मेशन ये कि इन्हें पद्म भूषण दिया गया 1982 में। 1933 से लेकर 1947 तक रानी गाइदिन्ल्यू जेल में रही थी, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रही थी आंदोलन के साथ, आज़ादी के आंदोलन के साथ। तो 2015 में फिर 100 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के जारी किए केंद्र सरकार ने, और 2016 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने ICGS रानी गाइदिन्ल्यू फास्ट पेट्रोल वेसल कमीशन किया था। तो ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान पे रखने चाहिए। नेक्स्ट है पाइका विद्रोह। राज्यसभा में एक जवाब दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, और सरकार ने कहा कि ओडिशा के पाइका विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष मानने से इनकार किया गया है, ठीक है। तो दरअसल ओडिशा कैबिनेट ने यह डिमांड रखी थी कि भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष इसको घोषित किया जाए। क्यों घोषित किया जाए? क्योंकि इसका ईयर है 1817, और हम जानते हैं कि हम जब फर्स्ट रिवोल्ट की बात करते हैं तो 1857 की बात करते हैं, तो उससे 40 साल पहले की घटना है। इसलिए ओडिशा कैबिनेट ने कहा था कि पाइका विद्रोह को आप घोषित कीजिए भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष, लेकिन सरकार ने जवाब दे दिया है कि उसे घोषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब पाइका विद्रोह के बारे में जानिए। ओडिशा जगह आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में ये था, और कारण क्या क्या थे? किसानों और खेतीहरों की प्रताड़ना अंग्रेजों द्वारा, खुर्दा के राजा को पद से हटाना, स्थानीय मुद्रा प्रणाली में बदलाव। बेसिकली वहां पहले कौड़ी मुद्रा चलती था, और उसके बाद सिक्का वाले रुपए चलने लगे, तो इसको लेकर भी लोगों में असंतोष था। और दूसरी एक और कारण था नमक नीति। नमक नीति में ये होता था कि उड़ीसा के जो कोस्टल इलाके थे वहाँ ट्रेडिशनली वहाँ के जो लोग हैं नमक बनाया करते थे, अंग्रेज़ों ने उस पर बैन लगा दिया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, और वो वायलेशन करने पर बहुत कड़ी सज़ा थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट टाइप की सज़ा थी। तो इसलिए यहाँ पर असंतोष हुआ। दूसरी दिक्कत ये हुई कि सॉल्ट फिर इंपोर्ट होने लगा। जब इंपोर्ट होने लगा तो सॉल्ट महंगा हो गया और उसकी स्मगलिंग होनी शुरू हो गई। तो इस वजह से ये सॉल्ट पॉलिसी जो इनकी थी अंग्रेज़ों की,
इसकी वजह से इस आंदोलन को बहुत बल मिला, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा असंतोष था। ठीक है, इसी तरीके से कौड़ी और रुपया जब चेंज हुआ तो महाजन से लोग उधार लेते थे, अब कंफर्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी। ठीक है, लगान जैसे वसूला जाता था, तो ये सब मिसमैनेज्ड होने लगा, तो फिर इसका असंतोष हो गया। खुर्दा के राजा को जब पद से हटाया गया तो उसका अलग असंतोष हुआ। अब आइए, नेतृत्व किसने किया? एक नाम आपको याद रखना है, बख्शी जगबंधु विद्याधर, जिन्होंने इनको लीड किया और मिलिशिया समूह की ये मुखिया थे। मिलिशिया किसे कहते हैं? मिलिशिया कहते हैं कि वे लोग जो गैर सैनिक कार्यों में, मतलब पेशेवर सैनिक नहीं हैं, फिर भी एक टुकड़ी की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सैन्य टुकड़ी की तरह बिहेव करते हैं, जो पेशेवर सैनिक नहीं है, किसी और काम में है, उनको कहते हैं मिलिशिया। और इसको लीड कौन कर रहा था? बख्शी जगबंधु विद्याधर नेतृत्व कर रहे थे। पाइका नाम क्यों आया? पाइका दरअसल कहते हैं पैदल सैनिक को, इसका शाब्दिक अर्थ है पैदल सैनिक। ठीक है, तो ये वो लोग थे जो राजा के लिए काम करते थे, सैनिक वाला। ठीक है, इसके बदले में राजा क्या करता था? इनको लैंड विदाउट टैक्स देता था, मतलब उसको बोलते थे निष्कर जागीर। निष्कर जागीर, इसका मतलब हुआ कि ऐसा लैंड जिस पर टैक्स नहीं लगता, और साथ में दी जाती थी उपाधि। ठीक है, इसके लिए ये अपनी मिलिशिया सेवाएं राजा को दिया करते थे, तो उनको पाइका कहते थे। और इसीलिए ये, और इन्हीं का विद्रोह था, यही लोग लीड कर रहे थे, इसलिए इसको पाइका विद्रोह कहते हैं। चलिए, पाइका विद्रोह जब हुआ तो फिर सरकार को कुछ बातें समझ में आई और कुछ चीज़ें चेंज हुई। जैसे ओडिया लोगों को सरकारी सेवा में मौके और रोजगार मिलने लगे, नमक को लेकर पॉलिसी चेंज की गई और नमक की कीमतों में गिरावट की गई। जगन्नाथ मंदिर का प्रबंधन राजा मुकुंद देव II के पुत्र रामचंद्र देव III को सौंप दिया गया। तो ये सारे बदलाव पाइका विद्रोह के बाद हुए। अब आइए, PN पणिक्कर क्यों चर्चा में रहे? इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी इन केरला कहते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान पे रखिएगा, हो सकता है कभी क्वेश्चन आए तो यही एक बात आपको हिट कर जाए। माननीय राष्ट्रपति ने थिरुवनंतपुरम में PN पणिक्कर की मूर्ति का अनावरण किया था, और इसलिए PN पणिक्कर के बारे में हम यहाँ जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1909 में केरल में नायर परिवार से इनका ताल्लुक था। और जैसा कि मैंने कहा कि इनको पुस्तकालय का पिता यानी फादर ऑफ लाइब्रेरीज इन केरला कहते हैं। केरल में साक्षरता आंदोलन के लिए इन्हें जाना जाता है, और आज भी आपको पता है कि साक्षरता को लेकर केरल की स्थिति क्या है, और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, 1926 में अपने शहर में जहां वे रहते थे, वो अध्यापक थे, टीचर थे, और सनातन धर्मम लाइब्रेरी की स्थापना 1926 में इन्होंने की थी। ठीक है, उसकी शुरुआत की थी। तो ये एक फैक्ट है, लेकिन ज़्यादा बड़ा फैक्ट जो है, जो आपको याद रखना है, वो है त्रावणकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1945 में। थिरुवत मकूर ग्रंथशाला संगम, इसी को बोलते थे थिरुवत मकूर ग्रंथशाला संगम को त्रावणकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना को इन्होंने लीड किया। और उस जमाने में इसमें 47 लाइब्रेरीज को इन किया गया, 47 लाइब्रेरीज बनाए गए। और आज की तारीख में इस एसोसिएशन का नाम चेंज हो गया है, और उसमें अब 6000 लाइब्रेरीज हैं। मतलब समझिए, केरल के गांव-गांव में लाइब्रेरी का जो सपना था उनका, आज वो दिखता है कि केरल के गांव-गांव में आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा केरला एसोसिएशन फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की स्थापना की इन्होंने। केरल में साक्षरता मिशन को लेकर बात हो चुकी है। 2017 में प्रधानमंत्री ने 19 जून को मनाए जाने वाले केरल पाठन दिवस को राष्ट्रीय पाठन दिवस घोषित किया था। तो कुछ फैक्चुअल जानकारियां हैं जिसको आपको जानकारी रखनी है। चलिए, चौरी चौरा कांड क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपको ध्यान पर होगा तो 1922 की घटना है, और आज हम लोग खड़े हैं 2022 में, यानी कि 100 साल इसके पूरे हो गए हैं। 4 फरवरी को
घटना के बारे में जानते हैं आप, सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं। गोरखपुर जिले का एक गांव है चौरी चौरा और उस समय संयुक्त प्रांत में आता था। ठीक है, तो हुआ क्या कि शराब और नशीले पदार्थ के विरोध में, की बिक्री के विरोध में वहां नेताओं और ब्रिटिश सैनिकों ने गोली चला दी और कुछ लोगों की मौत हो गई। तो चौरी चौरा में इतना भीड़ इतनी हिंसक हो गई कि उसने एक थाने को आग लगा दिया। उस पूरी घटना में 20 से 22 पुलिस वाले जलकर खाक हो गए और ठीक इसी समय गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे और बहुत जोर शोर से चला रहे थे, मतलब उसका इम्पैक्ट बहुत हाई था उस समय, जिस समय चौरी चौरा कांड हुआ। गांधी जी इस घटना से व्यथित हुए और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव किया कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाए। और चौरी चौरा कांड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 फरवरी 1922 को वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद चौरी चौरा कांड के इंपैक्ट के तहत असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। ठीक है, तो इसलिए चौरी चौरा कांड के बारे में ये सब कोई जानता है, हालांकि आप सबने पढ़ा होगा, तो बट रिवीजन कर लीजिए क्योंकि 100 साल हो गए हैं तो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, मोपला विद्रोह के बारे में जानते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR जो है वो बेसिकली 1972 में एस्टैब्लिश हुआ था और अभी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, तो ICHR के बारे में जानते रहिए क्योंकि ICHR ने स्वतंत्रता सेनानियों के शब्दकोश से वरियम कुन्नत हाजी सहित कई मोपला विद्रोहियों के नाम हटा दिए। ठीक है, वरियम कुन्नत हाजी भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दे कि वरियम कुन्नत हाजी का संबंध किस विद्रोह से था तो आपको पता होना चाहिए कि मोपला विद्रोह से था। तो इस खबर की वजह से हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? मोपला विद्रोह पढ़ना पड़ेगा। मोपला विद्रोह बेसिकली मालाबार क्षेत्र में हुआ था और मालाबार कहाँ है? केरल में। इसमें मापिला या मोपला मुस्लिमों के द्वारा किया गया आंदोलन था। ठीक है, इसे मालाबार विद्रोह भी कहते हैं। तो अगर यहां आ जाए मालाबार विद्रोह तो बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है? मोपला विद्रोह के बारे में बात हो रही है। मोपला वहां किसान थे, तो मोपला बेसिकली मुसलमान थे और उनके जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो हिंदू थे और ब्राह्मण थे। ठीक है, तो पहले तो ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसका जो रूप बदला वो बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक हो गया, मतलब हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई शुरू हो गई। तो सांप्रदायिक तनाव की वजह से इस पूरे आंदोलन का रुख चेंज हो गया और अभी बहुत सारे ऐसे डिबेट्स शुरू हो गए हैं कि मोपला विद्रोह को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में माने या ना माने। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बहुत विवाद भी हुआ है इस पर। तो दो विद्रोह हुए थे बेसिकली। एक विद्रोह हुआ 1836 से लेकर 1854 तक उसका टेन्योर था और दूसरा विद्रोह हुआ 1921 में। ठीक है, क्या वजह क्या थी विद्रोह की? राजस्व में बढ़ोतरी। ठीक है, मतलब लगान ज्यादा वसूला जाने लगा। जोत के आकार को कम करने के विरोध में कई बार आंदोलन हुए। सांप्रदायिक मुद्दा हो गया अधिकांश, और वजह मैंने बता दिया कि अधिकांश जमींदार जो थे ब्राह्मण थे, नंबूदिरी ब्राह्मण और जोतदार मोपिला मुस्लिम थे। अशांति के बीच स्थानीय कांग्रेस इकाई ने जोतदारों को उनके अधिकारियों के लिए प्रेरित भी किया। बाद में यह आंदोलन खिलाफत असहयोग के साथ जुड़ गया। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्योंकि खिलाफत के साथ इस आंदोलन का सहयोग हो गया, मतलब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। तो महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं ने मोपिला सभाओं को संबोधित भी किया। ठीक है, लेकिन जब इस पूरे आंदोलन का रुख हो गया सांप्रदायिक और वायलेंट हो गया, बहुत जगह हिंसाएं हो गई, लोगों के घर जलाए जाने लगे, हत्याएं होने लगी, तब इन जो राष्ट्रवादी नेताओं ने क्या किया, अपने आप को इस आंदोलन से वापस खींच लिया। मतलब उस समय कोई सरोकार नहीं बचा और
ये आंदोलन जो मोपला आंदोलन है वो अलग थलग पड़ गया। असहयोग और खिलाफत से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं बचा। अली मुस्लियर की अगुवाई में पहले इन विद्रोहों के दौरान ब्रिटिश अथॉरिटीज को ही निशाना बनाया गया। बाद में यह विद्रोह सांप्रदायिक हो गया। तो एक नाम और आपको याद रखना है, वो यह अली मुस्लियार। ठीक है, इनका भी संबंध किससे है? मोपला से। तो दो नाम बेसिकली आप याद रखिए मोपला से, वरियम कुन्नत हाजी और अली मुस्लियार। इन्हें भी हाजी भी इस आंदोलन से जुड़े थे जिन्होंने मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक है, एक बहुत ही फेमस वाक्य आता है वैगन ट्रेजेडी। वैगन ट्रेजेडी क्या हुआ कि वैगन किसको बोलते हैं? मालवाहक ट्रेन का डिब्बा था जिसमें 70 के करीब प्रिजनर्स थे। मोपला विद्रोह करने वाले विद्रोही जो पकड़े गए थे उनको भेजा जा रहा था तिरूर से पोदानूर जेल, और सफोकेशन की वजह से 70 के करीब लोगों की मौत हो गई। ठीक है, इन विद्रोहियों की मौत हो गई। इसी घटना को हम कहते हैं वैगन ट्रेजेडी। शहीदों का शब्दकोश इसलिए जानना जरूरी है कि खबर ही यही है कि शहीदों के शब्दकोश से हटाया गया। शहीदों का शब्दकोश इस तरीके से बनाया गया है, इसको लॉन्च किया था 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो 1857 से 1947 तक जितने लोग शहीद हुए हैं अलग अलग आंदोलनों में, उनका एक शब्दकोश, उनके नाम का शब्दकोश बनाया गया, और ये अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग वॉल्यूम इसका प्रकाशित किया गया। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग वॉल्यूम बनाया गया। ICHR ने इसे तैयार किया है, जिसका नाम आपने शुरू में देखा, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। मैं बता चुका हूं कि 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। इतनी जानकारी आपको ICHR के बारे में रखना है। मकसद क्या था? इतिहास में अनुसंधान, रिसर्च को बढ़ावा देना और इस तरह के काम करना ICHR का मेन मकसद था। चलिए, पंडित भीमसेन जोशी, 4 फरवरी को भीमसेन जोशी जी की 100वीं जयंती मनाई गई। मतलब क्या हुआ कि 1922 में भीमसेन जोशी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो 100वीं जयंती मनाई गई। उनके बारे में जानिए। ख्याल गायकी के बहुत ही मशहूर नाम थे और हर तरह का अवार्ड इन्हें मिल चुका है। हिंदी, कन्नड़ और मराठी भाषा में भक्ति गानों के लिए प्रसिद्ध रहे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है कि कहीं ये कंफ्यूज नहीं होना है पंडित भीमसेन जोशी को लेकर कि वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से थे या कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से थे। भीमसेन जोशी जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में इनकी ख्याति प्राप्त है। अवार्ड्स की बात करें तो 2008 में भारत रत्न अवार्ड मिला इन्हें, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। उसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, सब कुछ इन्हें मिल चुका है। ठीक, इसके भी अलावा महाराष्ट्र भूषण, कर्नाटक रत्न, बहुत सारे अवार्ड मिले। अब कर्नाटक संगीत से जुड़ी कुछ मुख्य शब्दावलियां जानते हैं, जो कि हम कई बार जान चुके हैं। सुलादी, स्वरजाति, जाति स्वरम, वर्णम, कीर्तनम, कृति, जवाली, तिल्लाना, पल्लवी, तनम। ठीक है, ये कुछ नाम हैं, आपको PDF में जब मिलेगा तो इसको देख लीजिएगा एक बार। इतने सारे नाम याद नहीं होते, ये बात सही है। चलिए, हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में कुछ पॉइंट्स पर अंतर देख लेते हैं। हिंदुस्तानी वैदिक ट्रेडिशन को से ओरिजिनेट हुआ है और कर्नाटक संगीत भक्ति ट्रेडिशन से ओरिजिनेट हुआ है। नॉर्थ और साउथ का अंतर तो ये है ही, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत नॉर्थ में और साउथ इंडिया में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। राग की बात करें तो इसमें 6 प्रिंसिपल राग हैं जिन्हें हम बंदिश कहते हैं, और 10 मोड्स हैं या थाट्स कहते हैं उन मोड्स को। ठीक है, भारतीय में, हिंदुस्तानी में। ठीक है, और यहाँ स्केल्स होते हैं 7 नोट्स के। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। स्टाइल की बात करें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराना स्टाइल की सिंगिंग किया जाता है, उसमें
तो घराना याद रखना है, जैसे भीमसेन जोशी जी किराना घराना से ताल्लुक रखते थे। किराना, यूपी में एक जगह है कैराना, उसी से बना है किराना। तो भीमसेन जोशी का ताल्लुक के संबंध किससे था? किराना घराना से। तो घराना सिंगिंग स्टाइल हिंदुस्तानी का हो गया, और कर्नाटक वाले में क्या हो गया? मोर वोकल स्टाइल इवन व्हेन प्लेड बाय इंस्ट्रूमेंट। तो ये यहाँ स्टाइल अलग है, ठीक है। वर्ड्स की बात करें तो यहाँ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखते, फॉर्मल होता है, और बहुत वर्ड्स को आर्टिकुलेटेड वर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ वर्ड्स का इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स का इंपॉर्टेंस है एक्सप्रेशन के, इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए कर्नाटक में, ठीक है। इसी तरह के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान पर रखना है। टेम्पो अगर बात कीजिएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्लो रहता है, और कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में फास्ट होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ये सब देख लीजिएगा अपने पीडीएफ में, तबला, सारंगी, सितार, ठीक है, संतूर इत्यादि, और इधर वीणा, मृदंगम, मैंडोलिन और जल तरंगम, ये आपको शीट मिलेगा, इसको आप देख लीजिएगा। बहुत माइन्यूटली नहीं, लेकिन बड़े पॉइंट्स को एक बार देख कर जाइएगा। चलिए श्री अरबिंदो के बारे में जानते हैं। पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती मनाने के लिए गठित हाई लेवल कमेटी की प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की, ठीक है। तो श्री अरबिंदो के बारे में जानिए। कलकत्ता में श्री अरबिंदो का जन्म हुआ, फिर वो हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज गए, लंदन गए, वहाँ से पढ़ाई की, और बहुत ही तेज़ तर्रार इंसान थे। कुछ सोसाइटीज़ के साथ शुरुआत में उन्होंने काम किया, और ये सोसाइटीज़ काम कर रही थी आज़ादी के लिए, ठीक है। इन्हीं तरह की सोसाइटीज़ में दो का नाम था, कमल और कृपाण, ठीक है। अनुशीलन समिति के जरिए लोगों को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तो आपको क्या ध्यान पर रखना है कि अनुशीलन समिति से अरबिंदो का संबंध था, ठीक है। अनुशीलन समिति से अरबिंदो का संबंध था, ये फैक्ट केवल याद रखिए। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद आंदोलन में सक्रिय हुए, और 1906 में कांग्रेस में शामिल हुए। तो हुआ यूं कि 1902 से 1910 इनका पूरा पॉलिटिकल एक्टिव करियर माना जाता है, फेज माना जाता है, ठीक है। 1905 में जाहिर तौर पर बंगाल का विभाजन के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए, और 1906 में कांग्रेस में आए। 1908 में अलीपुर बम कांड में इन्हें सजा हुई, ठीक है। और 1910 में इन्होंने पुदुचेरी ये चले गए, सक्रिय राजनीति को इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। बाकी जीवन इनका पुदुचेरी में बीता, और पॉलिटिकल से इन्होंने खुद को अब कहाँ मूव कराया? स्पिरिचुअल में, ठीक है। बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे, ठीक है। पुदुचेरी में उन्होंने मिर्रा अल्फासा के साथ मिलकर श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की, और 1993-94 में इंदु प्रकाश में न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख लिखे। ये सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी दैनिक वंदे मातरम, कर्मयोगिन जो कि अंग्रेजी अखबार है, और धर्म जो कि बंगाली साप्ताहिक है। ज़रूरी नहीं है कि अरबिंदो से डायरेक्ट अरबिंदो से ही सवाल पूछ लें, ये भी हो सकता है कि किसी अखबार के बारे में पूछ लें जिसमें वो काम किया करते थे, लेख लिखा करते थे या प्रकाशन किया करते थे। तो ये सब आपको ध्यान पर रखना है कि वंदे मातरम अंग्रेजी दैनिक, कर्मयोगिन अंग्रेजी अखबार, और धर्म बंगाली साप्ताहिक, इसमें उन्होंने काम किया। जुगांतर पत्रिका इसे इन्होंने पब्लिश किया। जुगांतर पत्रिका में लेख आते थे इनके। भवानी मंदिर पत्रिका जो कि अनुशीलन समिति के पैम्पलेट था, उसमें पैम्पलेट का प्रकाशन था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ पेपर्स हैं जो उन्होंने पब्लिश किए, कुछ ऐसी पत्रिकाएं हैं जहां उनके लेख आए। ये सब भी आपको ध्यान पर रखना है। अरबिंदो के करीबी थे सखाराम गणेश देउस्कर, ठीक है, जिन्होंने देशर कथा जो कि बंगाली में था, नौरोजी और रानाडे के विचारों को उसमें प्रसारित किया, ठीक है। जेपी के बारे में जानिए। बिमल प्रसाद द्वारा लिखी गई किताब द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन का विमोचन किया गया।
और द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन बेसिकली क्या है, बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण है। विमल प्रसाद जी जो हैं, अब नहीं रहे, विमल प्रसाद जी हिस्टोरियन हैं और जेपी के बहुत करीबी थे, ठीक है। इनकी बेटी हैं सुजाता जी, जिन्होंने इस किताब को पूरा किया। तो कवर पेज पर आप देखिएगा, इन दोनों लोगों का नाम मिलेगा, ठीक है। जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण के बारे में जानते हैं। पहली बात कि उन पर गांधीवादी विचारधारा का काफ़ी इम्पैक्ट था, और दूसरी बात उन पर मार्क्सवादी विचारधारा का भी काफ़ी इम्पैक्ट था, तो दोनों से प्रभावित थे, ठीक है। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रियता के चलते उन्हें जेल हुआ था। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, आचार्य नरेंद्र देव ने उसका गठन किया था, उसमें इनकी भूमिका थी महत्वपूर्ण। जो 1934 की बात है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ध्यान क्या रखना है कि इसमें ये पहले सचिव थे, जेपी नारायण इसके पहले सचिव रहे, और आचार्य नरेंद्र देव ने इस पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। जेपी ने स्थापना की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की, ठीक है। ये बना 1952 में, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में ही जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसको मर्ज कर दिया गया, विलय हो गया उसका। 1952 की ये बात है। ठीक 2 साल बाद 1954 में जेपी जुड़ गए विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से, ठीक है, और अपने आगे की जिंदगी उन्होंने कहा कि वो भूदान आंदोलन से में अपना योगदान देंगे। उन्होंने चौखंबा राज की वकालत की, मतलब 4 स्तर की शासन व्यवस्था, गांव, जिला, राज्य और संघ, ठीक, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और केंद्र तक। 1974 में संपूर्ण क्रांति, ये लगभग सारे लोग जानते हैं, इसकी अगुवाई इन्होंने की। उसमें 7 तत्व थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षिक और धार्मिक। और 1999 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया मृत्यु के बाद, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स जेपी से रिलेटेड हैं। अब एक इंपॉर्टेंट खबर, गुप्तकालीन मंदिर अवशेष की खोज हुई है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है एटा, और एटा में बिलसाड़ जगह है जहां 1500 साल पुराने गुप्तकालीन मंदिर के कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है। अवशेष में क्या मिला है, 2 खंभे एक दूसरे से सटे हुए और कुछ सीढ़ियां। तो इससे पता चलता है कि ये गुप्तकालीन मंदिर का अवशेष है। इनमें एक सीढ़ी पर शंख लिपि से कुछ अंकित किया गया है। तो क्या जानना चाहिए, ये मूर्ति देख लीजिए आप, ठीक है। शंख लिपि क्या है? शंख लिपि को शेल स्क्रिप्ट भी कहते हैं, ठीक है। अलंकृत, जो सांप के जैसे उसमें वर्ण बने हुए हैं, मतलब मेंडरिंग करते हुए इस तरह से कुछ वर्ण बने होंगे, तो अलंकृत सर्पिलेकार वर्णों का इस्तेमाल है इसमें। यह माना जाता है कि यह ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई लिपि है, शंख लिपि। तो ब्राह्मी और शेल स्क्रिप्ट दोनों रिलेटेड है। दोनों का इस्तेमाल नाम और हस्ताक्षर, शिलालेखों में नाम और हस्ताक्षर में दोनों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच उत्तर और मध्य भारत के मंदिरों में इनका इस्तेमाल हुआ है, ठीक। और कुछ उदाहरण अगर देखें तो बिहार में मुंडेश्वरी मंदिर, मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाएं, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, इसमें कहीं डाउट नहीं है। ये हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं और ज़्यादातर इसमें फैक्चुअल बातें हैं, तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए, गुप्तकालीन मंदिर और वास्तुकला की विशेषताएं। अगर 2 मंदिरों की बात मैं करूं गुप्तकालीन मंदिरों में, तो दशावतार मंदिर हमेशा याद रखना है, जो कि देवगढ़ का है, और कानपुर का भीतरगांव मंदिर, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत मुख्य मंदिर हैं ये। इस पर गुप्तकालीन मंदिरों पर कुषाण, मथुरा और गांधार शैली का प्रभाव दिखता है, ठीक। टी आकार के प्रवेश द्वार हैं, सुसज्जित द्वार चौखट हैं, मूर्तियों से अलंकृत पट्टियां लगी हुई हैं, फूल पत्ती आदि का अंकन किया हुआ है, ठीक है। और बनाने में क्या इस्तेमाल हुआ है, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और
ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। अधिकांश मंदिर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन कुछ बौद्ध और जैन मंदिर भी मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए गुप्तकालीन मंदिर के 5 प्रकार। हम बहुत तेजी से रिवाइज कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोगों ने गुप्त काल पूरा ठीक से पढ़ रखा होगा। गुप्तकालीन के मंदिरों की अगर 5 टाइप्स की बात करें तो पहले टाइप में सपाट छत। ठीक है, मान लीजिए कि अगर इस तरीके का एक मंदिर है, सपाट छत और वर्गाकार मंदिर, स्क्वायर आकार का मंदिर। ठीक है, जिसमें उदाहरण देखेंगे तो तिगवा का कंकाली देवी मंदिर और एरन का विष्णु और बराह मंदिर इसके उदाहरण है, जिसमें छत सपाट हो और संकरे स्तंभ हों, पतले स्तंभ हों और उसके साथ वर्गाकार मंदिर हो। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। दूसरे में पहले टाइप की ही विशेषताएं होंगी, लेकिन प्रदक्षिणा पथ का विकास हुआ। तो जनरली नॉर्थ में प्रदक्षिणा पथ नहीं दिखता, तो मान लीजिए इसके इर्द गिर्द ये जो गोल किया हुआ है इसको ऐसे कर लीजिए, ये हो गया प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, तो दूसरा टाइप हो गया गुप्तकालीन मंदिरों का। तीसरा टाइप है वर्गाकार मंदिर और ऊपर शिखर। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है दशावतार मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। फिर गज पृष्ठाकार यानी हाथी के पीठ की तरह। ठीक है, हाथी के पीठ की तरह पिछले भाग के साथ, मतलब पिछले भाग में हाथी के पीठ की तरफ, और मंदिर कैसा होगा, आयताकार मंदिर। इसका एग्जाम्पल है कपोतेश्वर मंदिर, कृष्णा, आंध्र प्रदेश। और आयताकार अग्रभाग के साथ वृत्ताकार मंदिर। तो ये 5 फीचर्स हैं अलग अलग गुप्तकालीन मंदिर के, ध्यान पर रखना है। तो उम्मीद है इस पूरे एपिसोड में आपको बहुत कुछ हासिल होगा, हो सकता है एग्जाम में इससे कुछ क्वेश्चंस आए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खूब जमकर तैयारी कीजिए। नमस्कार।